सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GSR क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा इंस्टीट्यूट 2012 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि सेकंड पेपर जिसको हम कहते हैं क्लास 6 से 8 तक के क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था 18 नवंबर 2012 को, कब हुआ था 18 नवंबर 2012 को, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये CDP के क्वेश्चन है, इसके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन है, जो कि अक्सर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही आते हैं। तो दोस्तों इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी आपका फर्स्ट पेपर के लिए भी 16-17 तक का क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद क्या कहता है, ये हमारा तीसरा वीडियो आ जाइए कल सेकंड पेपर के लिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं क्या कहता है ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देर न करते हुए। आज का पहला देखिए क्वेश्चन क्या था आपका। देखिए आज का क्वेश्चन जो हमारा देखिए ये किसके अंतर्गत आता है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत आता है। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के आदर्श प्रतीक्षा के समय डैश से नहीं अनुपात में होना चाहिए। कहता है कि विद्यार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। तो ये जो आपका होता है प्रश्न की कठाई का स्तर क्या होना चाहिए, प्रश्न की कठाई का स्तर वह सही अनुपात में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ईजी कर दिए फिर क्वेश्चन को इतना कठिन कर दिए कि बच्चों के लिए हल करना क्या कहता है मुश्किल हो जाए। इसलिए कहता है उसको एक क्या कहता है प्रश्न का कठिनाई स्तर को सही अनुपात होना चाहिए उसका। देखिए कहता है कि विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई हर स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए क्या कहता है आपको कहता है कि मान लीजिए कि आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे। इस प्रकार डैश का एक उदाहरण है। तो याद रखिएगा जो योजना बनाना है वह कहलाता है आपका उच्च स्तरीय अपसारी। क्या कहलाएगा उच्च स्तरीय अपसारी। देखिए अब ये उच्च स्तरीय अपसारी होता क्या, देखिए कहता है विद्यालय शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते हमें एक उच्च स्तरीय अपसारी चिंतन की आवश्यकता है, ताकि अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले विद्यालयों को शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए विद्यालयों के कार्य प्रणालियों को रचनात्मक ढंग से संचालित कर सके, तथा उसमें आने वाले व्यवधानों को अपनी बुद्धि विवेक से सार्थक रूप से दूर कर सके। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका क्वेश्चन कहता है सीखने डैश आकलन और निर्देशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसमें सेंटेंस भरना है। देखिए कहता है कि सीखने के लिए किसके लिए, सीखने के लिए आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए कहता है सीखने के लिए आकलन और निर्देशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने का प्रभावित करता है। देखिए कहता है सीखने के लिए आकलन को निर्णात्मक आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का मुख्य प्रयोजन छात्राओं को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी गति को करने में उनका मदद करेगा। यह खासतौर पर शिक्षक द्वारा दी जाती है। इसलिए सीखने के लिए आकलन और निर्देशन के बीच संबंधों की सुदृढ़ीकरण बहुत ही मायने रखता है। देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी क्या बोलते हैं, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी होते हैं तो वह होते हैं। देखिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं। बोलता है कि जो आंतरिक अभिप्रेरित विद्यार्थी है उसको जो बाह्य पुरस्कार मिलता है वह उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होता। देखिए कहता है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस तरह के बालक को आंतरिक प्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना के व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो याद रखिएगा जो समर्थित किया जाता है वो आपका J.P. गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना सिद्धांत, किसका J.P. गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत इसको प्रभावित करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि कक्ष के शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को डैश करते हैं या सीखने का वातावरण डैश है। तो याद रखिएगा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी को किस प्रकार जेंडर को क्या कहते हैं रूपांतरित करते हैं और करते हैं, ये सीखने का वातावरण को क्षुब्ध करता है। ऑप्शन आपका ऐसा ही देखा कहता है कि कक्षाओं के शिक्षक और विद्यार्थी जी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं और ये सीखने के वातावरण को बहुत क्षुब्ध करता है। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है। याद रखिए उपलब्धि जो अभिप्रेरणा हुआ है चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। क्या है, चुनौतीपूर्ण कार्य करने पर डटे रहने की प्रवृत्ति। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका कि विज्ञान के प्रयोग में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों के आंकड़े को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है। तो याद रखिए जो प्रवृत्ति दर्शाती है पुरुष और स्त्री के रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय से भी होती है। क्या कहते हैं, पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिका विद्यालय से ही होती है।
अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश का एक संसाधन है। यहाँ देखिएगा सीबीएसई द्वारा जो प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि है वह जो आपका है सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने की एक विधि है। क्या है? सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने की एक विधि है। अब देखिए आगे कहता है 10 नंबर क्वेश्चन दिया कहता है कि रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश के परीक्षण का उदाहरण है। तो याद रखिएगा जो रेबन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण जो उदाहरण है वह आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। आज कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में जो सिद्धांत है वह आपका यह है योजनाओं की दृढ़ता जो पाठ योजना का शामिल नहीं है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में डैश अनिवार्य शब्द का अर्थ है। अनिवार्य देखिए अनिवार्य शब्द का जो अलग क्या कहता है अर्थ होता है वह होता है उचित सरकारी दाखिले उपस्थिति और शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना। आपका ऑप्शन भी सही है। देखा कहता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है कि उचित सरकारी दाखिल उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ क्या है। याद रखिए अधिगमकर्ता का स्वनियमन का अर्थ है कि वह अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षक करने की योग्यता रखना। क्या कहता है कि अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षक करने की योग्यता रखना। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मैडम चाय खाती है वाक्य क्या है। देखिए मैडम चाय खाती है जो ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्या कहता है कि जो ये वाक्य है यह है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है और लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है इसको देखिए कहता है मैडम चाय खाती है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है परंतु अर्थ विज्ञान की दृष्टि से वाक्य मैडम चाय पीती है होना चाहिए था। ठीक। अब देखिए 15 में क्वेश्चन कहता है सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। यानी सीखने के सिद्धांत जो है के संदर्भ में जो इसको फोल्डिंग जो है वह संकेत करता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सीखने में बेस के द्वारा अस्थायी सहयोग। सीखने में बेसकों द्वारा अस्थायी सहयोग। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। देखिए इस खबर को जो समझा जा सकता है वह है आपका पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षिक निष्पादन को डैश है। याद रखिएगा वह है कि कहता है कि बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय के उदाहरण है। याद रखिएगा जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लय विद्यालय का उदाहरण है वह आपका ऑप्शन डी हो जाएगा प्रगतिशील विद्यालय। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों किन चरणों का अनुसरण करते हैं। पहला है आज्ञा पालन और दंड अनुमुखीकरण का, व्यक्तिता और विनिमय का, अच्छे अंतर व्यक्ति संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो याद रखिएगा इसमें जो आपका है वह हो जाएगा आज्ञा पालन और दंड अनुमुखीकरण और व्यक्तिगत के विनिमय। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। अब देखिए अगले क्वेश्चन कहता है 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी कहता है कि उसका दादा आया है। एक डैश शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो याद रखिएगा जो उसका दादा यह कहता है तो वो अच्छा है, आपके दादाजी आए हैं। क्या होना चाहिए? अच्छा, आपके दादाजी आए हैं। अब देखिए आगे कहता है 21 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि डैश के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। तो याद रखिएगा जो है आपका वह है कि ऑप्शन बी हो जाएगा कहता है कि यह व्यवहार के व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता है। कराता के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत का रिकॉर्ड आप सब हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि यह व्यवहार की व्यक्तिगत साक्ष्य और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिश्रित आयु वर्ग के विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा वह है विकासात्मक अवस्था। कौन सा अवस्था? विकासात्मक अवस्था। कहता देखिए मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक अवस्थाओं को ज्ञान महत्वपूर्ण आवश्यकता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि प्रतिभाशाली बच्चे। याद रखिएगा प्रतिभाशाली बच्चे जो आपका है बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। क्या करते हैं? बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है आपका कि संकल्पनाओं को
संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुत विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो वह है आपका ऑप्शन डी कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। कहता है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास सापेक्ष के रूप में क्रमित होता है, सिद्धांत से संबंधित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन के बाद कक्षा कक्ष जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। क्या बोलता है? आयु के अनुसार अधिक समझाती है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन है वह किया गया था जॉन ड्यूवी द्वारा। किसके द्वारा? जॉन ड्यूवी। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में का अर्थ है, याद रखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है कि ऐसे विद्यार्थी को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़ने वाले अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत करना। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक डैश को इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो याद रखिएगा, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधियां हैं वह आपका भी है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। 30 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम जो अवस्था है वो आपका हो जाएगा शल्य चिकित्सक। कौन सा हो जाएगा? शल्य चिकित्सक। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे CDP के कुल 30 क्वेश्चन जो कि 2012 में पूछा गया था सेकंड पेपर इन क्लास 6 से 8 के लिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, GS सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।